जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद सभी को। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। आई होप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं घर पे। अभी तक हमारे 2 टेस्ट पेपर हो चुके हैं और आज हम तीसरा टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। और मैथ के हमारे टॉपिक भी साथ साथ हो रहे हैं। बाकी जीके जीएस के लेक्चर भी यूट्यूब चैनल पर डाले गए हैं, तो सभी लोग उन लेक्चर्स को देखें। और देखने के साथ साथ एक चीज़ कि आप लोग अपना पेन पेपर, जब भी कोई वीडियो देखते हो तो पेन और चौपड़ी ज़रूर लेके बैठें, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जल्दी से बाकी लोग सभी लाइव आ जाइए। जय हिंद सभी को, जय हिंद। बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे पेपर 3। तब तक कोई आपका दोस्त बचा हुआ है तो उसको बोलिए तुरंत लाइव आ जाए, ताकि हम अपना पेपर तुरंत स्टार्ट करें। ध्यान रहे, जैसा कि मैंने आपको बोला था पहले भी, कि जैसे जैसे आगे पेपर चलते जाएंगे हम पेपर का सॉल्यूशन की स्पीड थोड़ी बढ़ाते जाएंगे। जो बच्चा घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है वो ओबियसली 100% उसकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। और अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो या बीच में चले जा रहे हो या फिर सिर्फ देख के छोड़ दे रहे हो, उस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर आपकी स्पीड नहीं बढ़ने वाली है। इसलिए आप टेस्ट जब लाइव होता है तो उसके साथ साथ प्रैक्टिस तो करते ही रहना ही है। उसके बाद भी आपको वीडियो दोबारा से प्ले करके सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करनी है। और उससे संबंधित जितने भी आपके पास चौपड़ी में या कोई और कहीं से भी नोट्स आपके पास हैं इस तरह के सवाल के, कोई भी बुक हो, उससे भी आपको ये सारी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। जय हिंद सभी को, जय हिंद। एग्ज़ाम बच्चों, एग्ज़ाम देखो बार बार वही कॉमन से सवाल पूछे जा रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगी, द्वारका भर्ती कब होगी, और अहमदाबाद एआरओ की भर्ती कब आएगी। भर्तियाँ अगले 1-2 महीने में आने वाली है, चाहे वो रिटन एग्ज़ाम की बात हो चाहे वो फिजिकल के एग्ज़ाम की हो। बस हमें तैयारी में लग जाना है। मैंने पहले वीडियो से मैं कंटिन्यू यही कह रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी रखिए, भर्तियाँ अपने समय हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे आपको जो बीच में सेकंड नंबर पे जो मिसिंग पद है उसको आपको ज्ञात करना है। जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं किसका सही होता है किसका गलत होता है। देखो इसमें देखिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच में इसने क्या संबंध है। 23 में इसने कितने जोड़े, 15 जोड़े। फिर यहाँ पे कितने जोड़े, 20 जोड़े। तो यहाँ पे 5 कम करके अगर हम ऐड करें और यहाँ पे अगर हम 5 ऐड करें तो 8 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 13। और 13 में हम 10 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 23। इसका मतलब ये सीरीज चल रही है, पहले 5 जोड़ रहा है, फिर 10 जोड़ रहा है, फिर 15 जोड़ रहा है, फिर 20 जोड़ा। तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, यानी हमारा सी आंसर। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें सबसे जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CLOSE क्लोज को DNRWZ है तो ओपन का आगे यानी अगला पद आपका क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, वेरी नाइस, वेल डन, गुड। ये कंपटीशन की भावना होनी चाहिए कि सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है। ओके, तो देखते हैं किस किस का सही है। देखो पहले इन दोनों में रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले C के बाद D आ रहा है, इसका मतलब इसने 1 प्लस कर दिया। फिर देखो L के बाद क्या आ रहा है, N, यहाँ पे कितना कर रहा है, 2 प्लस कर रहा है। फिर O के बाद R, यहाँ पे 3 प्लस कर रहा है। और S के बाद ये J ले रहा है, यहाँ पे 4 प्लस कर रहा है। और S के बाद ये W था और लास्ट ये J में है।
तो यहाँ 4 और यहाँ पे 5 प्लस कर रहा है, यानी एक एक आगे प्लस कर रहा है। तो यहाँ पे हम भी प्लस कर देंगे एक एक। ओ में आप 1 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा पी, और पी से 2 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आर, ई से 3 प्लस करोगे ई एफ जी एच, और इससे क्या आ जाएगा 4 प्लस करने पर आर। तो पी आर एच आर, पी आर एच आर किसमें सी। तो जिसने भी सी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए सी का बेटा है, सी और क्यू दोनों बहनें हैं, जेड क्यू की माँ है, पी जेड का बेटा है। तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन देने की कोशिश करें। ध्यान रहे जल्दबाजी में गलती नहीं करना है और तुक्का नहीं मारना है, चाहे लेट हो जाओ कोई बात नहीं। अभी ये हमारी प्रैक्टिस चल रही है। आप प्रैक्टिस को जितनी एक्यूरेसी के साथ करोगे उतना ही उसका फ़ायदा होने वाला है। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में करने के चक्कर में तुक्का मार दिया या किसी और का आंसर देख के तुक्का मार दिया। नो, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम में आपको जो आएगा वही फाइनल आपका आंसर माना जाएगा और वही आप लिखोगे। तो अभी से गलत करने की आदत पड़ गई, तुक्के मारने की आदत पड़ गई, तो एग्ज़ाम में भी वैसा ही होने वाला है। ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया। ओके, देखते हैं। देखो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इस तरह के जो रीजनिंग के सवाल है उनमें हमें तुरंत डायग्राम बना लेना है, स्टेटमेंट जो भी कहता है उसके तुरंत बाद। देखो ये क्या कह रहा है, ए सी का बेटा है। तो सी हमें अभी नहीं पता कि सी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो मैं ऐसे छोड़ दूँ। बेटा नीचे आ जाएगा, ए का कन्फर्म हो गया कि ये मेल है, ए सी का बेटा है, इस तरह से हम बना लेंगे। ठीक है, बेटा नीचे आ जाए, इसके माँ बाप ऊपर चले जाएंगे, 3 जनरेशन बना लेंगे। पहले हमने देखा, फिर है सी और क्यू दोनों बहन हैं। इसने कहा क्यू है जो सी की बहन है और ये दोनों बहन है, इसका मतलब सी की लेडीज है। ये कंफर्म हो गया, दोनों बहनें हैं, तो बहनें दोनों हो गई। आगे ये कह रहा है जेड क्यू की माँ है, यानी क्यू के ऊपर माँ कौन है, जेड है, जेड माँ है, तो ये भी एक लेडीज हो गई। अगला स्टेटमेंट क्या, पी जेड का बेटा है, यानी पी जो है वो जेड का बेटा है, इनका मतलब इनका भाई हो गया। यही कह रहा है, जेड का बेटा, ये जेड की बेटी है, तो ये इनका भाई हो गया। अब क्या कह रहा है, तो कौन सा, पहला क्या, पी और ए चचेरी या ममेरी भाई है। पी और ए हो ही नहीं सकता, ठीक है। पी ए का मामा है, पी जो है वो ए का मामा है, ये बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। यानी पी ए का मामा है, यानी ए की जो माँ सी है उसका भाई है पी, तो ये क्या हो गया, मामा हो गया। यानी हमारा सही आंसर है बी। जिसने भी बी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से डायग्राम अगर आप बनाओगे तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। वेल डन, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। जिसका भी गलत हुआ है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने सीख लिया, इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो घर पे, आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी का औसत भार 45 kg है। यदि ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम है और बी और सी का 43 है, तो बी का भार क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं इस बार सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है। ओके, वेल डन, वेल ट्राई, गुड। ये कंपटीशन की भावना रहनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा टेस्ट सीरीज में। ओके, तो देखते हैं किन किन का सही हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी का औसत भार। देखो औसत का मतलब क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियाँ कितनी है, ए बी सी, तो इन राशियों का हम योग करें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये कितनी राशियाँ हैं, 3 है। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर क्या होता है, औसत। औसत कितना दिया हमें, 45। ये कंडीशन बन गई, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, 45। और ये 3 आके इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो आप 45 को 3 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 135, ठीक है। ये आपके पास समीकरण बन गया एक, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, ये ए और बी का औसत भार, यानी हम वही उसी लेंगे। ए और बी का औसत भार यानी ए प्लस बी बाई 2 बराबर 40, यही वाई सी की तरह से। तो हम ए प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं 40, और ये 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो गुणा कितना हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, एक समीकरण हमारे पास ये बन गया। दूसरा क्या करा, बी और सी का 43 ग्राम है औसत, 43 किलोग्राम है। तो
हम देख लेंगे b प्लस सी बराबर 43 को गुणा कर दोगे फिर से 2 से, इसी तरह से बनेगा। तो 43 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा 86। अब हमारे पास 3 समीकरण बन गए। ठीक है, ये 3 समीकरण हमारे पास आ चुके हैं। अब देखो इन तीनों समीकरणों से हम आराम से निकाल सकते हैं b की वैल्यू। b की वैल्यू निकालिए जल्दी से। देखो हिंट दे दिया, अभी भी बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है, तो ट्राई कीजिए। ओके चलो मैं बता देता हूं। अगर देखो हम समीकरण, इन दोनों समीकरणों को अगर जोड़ दें, समीकरण 2 और 3 को अगर हम जोड़ें तो क्या आएगा, देखो हम प्लस करते हैं यहाँ। ठीक है, ये वाली संख्या आप गुणा कर दी, हमने आगे लिख दी, तो इसमें ऐड कर दो, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा सब। तो क्या करोगे, इसमें जोड़ दो, ये कितना हो गया आपका 166 बराबर ये a प्लस सी और b 2b हो जाएगा, a प्लस 2b प्लस सी। तो ये एक समीकरण हमारे पास बन गया 4 नंबर। a प्लस 2b प्लस सी बराबर 166 हो गया, इन दोनों को जोड़ा। तो अब हम इस 4 में से एक नंबर को अगर माइनस करें तो एक नंबर यहाँ लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 135, ये a है। अब अगर इन दोनों समीकरणों को हम माइनस करें, माइनस कर दे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो देखो c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा, 2b में से एक भी गया तो कितना बच गया b, और बराबर 166 में से अगर आप 135 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा a। इसका मतलब b का भार कितना आ गया हमारे पास 31। तो आपका सही आंसर क्या है डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जिसने भी डी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह के सवालों को आप इस तरह समीकरण बना के आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, एक ज़मीन को 54,000 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है। अगर हमें 15% का लाभ कमाना है तो उसे कितने में बेचा जाए। तो जल्दी से आंसर दीजिए सवाल का। देखो कल मैंने बोला था कि पिछले पेपर में कि प्रतिशत, कल हमने प्रतिशत का टॉपिक भी देखा था। तो ये जो प्रतिशत वाले क्वेश्चन इस तरह के हैं वो सब आपको बनाने, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हर सवाल आपको नया लगेगा। ओके जल्दी से आंसर दीजिए। ओके गुड। ओके देखो सवाल को समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो। समझ लोगे तो कितना ही बड़ा सवाल हो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो इस सवाल को देखते हैं। माना कि हम मान लेते हैं कि वो जो बेचने वाली जो राशि है उसकी हमने मान ली कि x रुपये है। कितनी मानी, माना कि वो राशि कितनी है x रुपये मान ली। अब सवाल क्या कहता है कि इसने इसको 54,000 रुपये में बेचा, बेचने पर 10% हानि हो गई। कहने का मतलब हुआ कि अगर ओरिजिनल अमाउंट जो हमारा x था उसमें से अगर हम माइनस करें तो ये 54,000 बच गया। तो यानी x का कितना 10%, यही कह रहा है। ये किसके बराबर है 54,000 के बराबर है, यही कह रहा है ना। देखो ये जो पैसा उसको बेचना था, जितने में उसका मूल अमाउंट था, जो मूल धन था उसका, उसमें उसने बोला है कि 10% का घाटा होके 54,000 में बेच दिया। तो हम मूल अमाउंट में से जो वो घाटा निकाल देंगे, ठीक है, तो 54,000 के बराबर आ जाएगा। ओके अब यहाँ से हम x माइनस x का मतलब हमें पता है, x को मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि मिक्स ना हो, गुणा और 10 और नीचे क्या आ जाएगा परसेंटेज का 100। एक शून्य से शून्य कट गया। अब यहाँ पे क्या आ गया x माइनस x अपॉन 10 बराबर 54,000। ये बराबर चल रहा है 54,000। ठीक है, अब कितना हो जाएगा ये 10x, आप लेस से लेके करोगे माइनस x अपॉन 10 इक्वल टू 54,000। ये आ गया। अब 10x माइनस x 9x बराबर 54,000 और 10 इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा 9, सॉरी ये 1 0 और जुड़ जाएगा
5400000। ठीक है, 3 जीरो थे, अब 4 जीरो हो जाएंगे। अब x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, हमारा जो 54 1 2 3 वो रह जाएगा। अब क्या हो जाएगा, नो आपका इधर आ जाएगा, ये थोड़ा पेन चलने का इशू है। तो 9 देखो यहाँ गुणाकार में है, तो इधर क्या आ जाएगा, भागाकार में आ जाएगा, और 9 का भाग दो कितनी बार आएगा, 6 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6, और ये कितने जीरो हैं, 4। तो x का मान कितना है, 60,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हमें x का मान मिल गया। ठीक है, ये x का मान मिल गया, x बराबर कितना मिला हमें, 60,000 रुपये। यानी उसका जो ओरिजिनल मूलधन था वो 60,000 था, 10% का उसने 10% 54,000 में बेचा, तो उसको 10% की हानि होगी। अब उसको 15% लाभ कमाना है, तो क्या करेगा भाई, ये 60,000 तो इसकी मूल राशि है, और प्लस उसको 60,000 का 15% और चाहिए। ठीक है, 60,000, अब जो 15% आएगा वो किस पे आएगा, 60,000 पे। तो 60,000 का 15% क्या हो जाएगा, इंटू 15, टका हटाते हैं हम क्या कर देंगे नीचे 100। ठीक है, तो अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो आप काट दो। ठीक है, और अब ये हो गया 60,000 प्लस, और ये 600 से 15 से गुणा करोगे तो 15 6 90 हो जाएगा, और ये 2 जीरो पहले से है 9,000, तो अब हो जाएगा हमारा 69,000। अगर 60,000 की वस्तु है, अगर उसको वो 54,000 में बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है, और अगर उसको उस 60,000 की वस्तु में 15% लाभ कमाना तो कितने में बेचना पड़ेगा, 69,000 में। तो देखो यहाँ ऑप्शन क्या है, ए। तो बिल्कुल आसान है, यहाँ मैंने टाइम इसलिए लगाया ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर किसी को इसमें समझने की दिक्कत हुई, अगर समझ में आ जाएगा तो इसी सवाल को आप 30 से 35 सेकंड में आराम से कर सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जिसको अगर समझने में दिक्कत हुई है, तो जब लाइव सेशन खत्म हो जाए तो वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आगे आपको रटने की जरूरत नहीं, आराम से इस तरह से समझ के सवालों को कर सकते हैं। तो जिस बच्चे का ए आंसर था बिल्कुल सही आंसर है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। ओके, देखते हैं किस किस का सही हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 साल पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत उम्र कितनी थी, 17। तो 5 सदस्यों के परिवार की 3 साल पहले कुल उम्र कितनी हो जाएगी, ये औसत था, और 3 साल अगर हम बात करें इसकी औसत था, और 5 सदस्य थे, तो ये गुणा इधर हो जाएगा, क्योंकि औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और राशियों की संख्या यानी सदस्यों की संख्या कितनी थी, 5, यहाँ छेद में आती है, और ये इधर जाके क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। हमने अभी पहले भी औसत वाले में देखा था, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो ये गुणा कर दो, कितना हो गया आपका 85 वर्ष। पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो ये 3 साल पहले की है, और अभी ये वर्तमान की बात कर रहा है, तो 3 साल बाद हर सदस्य की उम्र बढ़ जाएगी। 3 साल बाद इस परिवार की उम्र क्या हो जाएगी, देखो 85 तो पहले थी, ठीक है, और हर सदस्य की 3 साल बढ़ रही है, तो कितने सदस्य हैं, 5, तो कितनी हो जाएगी, 5 3 15, इसमें 15 और ऐड हो जाएगी, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी टोटल हमारी, अगर इसमें 85 तो 100 ईयर्स, 100 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान में इनकी कंडीशन क्या है, 100 वर्ष हो जाएगी। अब आगे ये क्या कह रहा है कि इस दौरान एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन परिवार की जो औसत उम्र है वो आज भी वही है जो पहले थी, 17 वर्ष। तो औसत मतलब अब सदस्य कितने हो गए हमारे पास, 6 सदस्य, टोटल कितने हो गए
पहले कितने थे 5 सदस्य, अब कितने हो गए 6, यानी राशियों की संख्या कितनी हो गई 6, और राशियों का योग हमारे पास 100 है। अब 100 में क्या जोड़ें कि 6 का भाग देने पर वापस 17 ही रहे, तो देखो 1 जोड़ो 101 नहीं आएगा, 100 में 2 जोड़ो, अगर इसकी मान लो उम्र 2 वर्ष है तो 102 है, और 102 में अगर आप 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा 17, यानी ये राशियों का योग बटा राशियों की संख्या क्या आ गया औसत। तो इसका मतलब उस बच्चे की उम्र कितनी थी 2 वर्ष है, और 2 वर्ष उम्र होने के कारण आज भी उसका औसत कितना आ रहा है 17 आ रहा है। ठीक है, तो जिसका भी आंसर 2 वर्ष या बी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 घंटियां क्रमशः 48, 60 और 90 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों सुबह 10 बजे यानी 10 AM पर एक साथ बजती है तो उस दिन वह फिर एक साथ कितने बजे बजेगी? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। एक छोटी सी ट्रिक आपको पता है तो ये ऐसे सवाल बहुत आसान हो जाते हैं, अगर वो नहीं पता है, प्रैक्टिस नहीं की, तब दिक्कत हो जाती है ऐसे सवालों में। तो जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड। तो देखते हैं किस किस का सही है। देखो ऐसे सवालों में हमें क्या करना है कि भाई देखो ये 3 घंटियाँ हैं और ये इतने इतने गैप में 48, 60 और 90 मिनट के गैप पे बजती हैं। ठीक है, तो ये एक जगह कब होगी, यानी कॉमन। तो तीनों का कॉमन क्या होता है, हमें पता है तीनों का कॉमन होता है, किसी भी संख्याओं का कॉमन क्या होता है लेस है, यानी लघुत्तम समापवर्ती। तो हम इन तीनों का लेस है निकालेंगे और इन तीनों का लेस आएगा 720। अब मैं लेस यहाँ निकाल के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, निकाल लेना तरीका आपको बताया हुआ है। आप 48, 60 और 90 यहाँ लिख लेना और छोटी सी यानी 2 से शुरू करना, जैसे 24 आ गया, 30 आ गया, 45 आ गया, और इसको तब तक चलाना है जब तक यहाँ 1, 1, 1,1,1 नहीं आ जाए। ठीक है, और फिर इधर जितनी भी संख्या है उनको क्या कर देना, गुणा कर देना, तो आपका क्या आएगा 720 आएगा। 720 क्या आ गई, मिनट आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ मिनट का निकाला है। और अगर इसको हम घंटे में कवर करेंगे तो 720 में क्या करेंगे, हम 60 का भाग दे देंगे। ठीक है, और तो 12 छिकाणी 72 घंटे, तो हर 12 घंटे पे कॉमन हो जाती है, यानी हर 12 घंटे पे ये एक साथ बजती है। अब हमें क्या पूछा है, सुबह अगर 10 बजे बजी है तो अगले 12 घंटे बाद क्या हो जाएगा, 10 PM हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 PM, यानी डी हो जाएगा। तो ऐसी संख्या में आपको लेस निकाल लेना है, और उसका अगर वो मिनट में दिया है तो मिनट में आंसर होगा, और अगर घंटे में दिया है तो आप उसको कन्वर्ट कर लोगे, बदल लोगे, और उसके उस उतने समय अंतराल में, यानी उस समय में उतना जोड़ दोगे जितने का अंतराल में वो एक साथ होती है, और जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका भी डी आंसर था 10 PM था, बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ए, बी और सी के बीच 68,000 रुपये को इस अनुपात में बांटना है। 1/2, 1/4, 5/16 के अनुपात में बांटे जाते हैं। तो बताइए कि सबसे ज़्यादा वाला और सबसे कम हिस्से वाला दोनों का अंतर कितने का होगा? जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके, वेल ट्राई करो, आंसर जो भी आए बाद में देखेंगे, एक बार आप कोशिश जरूर करो। ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं इस सवाल को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखो सबसे पहले तो हम ये अनुपात लिख लेते हैं, 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16। अब हमें पहले तो इन भिन्न को एक साधारण सही संख्या में लिखना है। तो क्या करेंगे, मैं अगर सभी को 16 से गुणा कर दूं, सभी को 16 से गुणा कर दूं, क्यों? क्योंकि 16 से गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको 16 से कट जाएगा एक। अब देखो यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, सब कट गया, ऊपर कितना बच गया, 8 गुणा 1 यानी 8, 4 गुणा 1 यानी 4, और 16 एक बार कट गया तो कितना बच गया 5। अब ये 3 अनुपात आ गए हमारे पास। ठीक है, अब तीनों का योग देख लो कितना हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 17। अब बांटना कितनी राशि है, 68,000। तो हम क्या करेंगे, इस राशि के अंदर तीनों का योग का भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4,000। अब ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास, 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है
68,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4,000। अब जिसके पास जितना यूनिट है आप जिससे भी पूछे, तो ये पूछ रहा है अधिकतम। अधिकतम कौन सा है? 8। तो अधिकतम वाले को 8 यूनिट को 4,000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 चौक 32 करोगे तो कितना आ जाएगा? अधिकतम 32,000। और कम क्या है? 4,000। तो 4,000 को 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 16,000। अब ये कम वाली हिस्सा मिल गया और अधिक वाला हिस्सा मिल गया, क्योंकि देखो इसको आप 400 करोगे तो कितना आ जाएगा? 20,000। तो सबसे कम क्या है? 16,000। सबसे ज़्यादा क्या है? 32। अब 32 में से 16,000 निकालोगे कितने बच जाएंगे आपके? 16,000। यही हमें पूछा गया है। तो इस तरह से इस तरह के सवालों को आराम से कर सकते हो। तो जिस बच्चे का 16,000 है, ए है, बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति चाय का उपभोग 20% कम कर देता है, तो उस चाय पर होने वाला खर्च कितना कम होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। जिस बच्चे ने पिछला पेपर अटेंड किया था उसमें मैंने इस तरह का सवाल और कल भी प्रतिशत में इस तरह के सवाल पे जिक्र किया था कि इस तरह के सवालों को किस तरह से करते हैं। बहुत आसान है। ओके गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो देखते हैं इसको किस तरह से। इसका मैंने बताया था कि इस तरह के सवालों में हमेशा कमी होती है और इसने पहले से भी कमी पूछी है। तो हमें क्या करना है? सीधा है x² अपॉन हमारा जो क्वेश्चन जो मैंने दिया था, हम इसको x मान सकते हैं, a मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x² अपॉन 100 या a² अपॉन 100, b² पर कुछ भी ले सकते हैं। ये x जो हमारा वो क्या है? टका। कितना है? जो भी हमें टका परसेंटेज जो कम और ज़्यादा हो रही है उसकी, स्क्वायर अपॉन 100। जो हम क्या निकाल रहे हैं? इसकी कमी प्रतिशत निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है। तो ये कितना हो जाएगा? 400 अपॉन 100, 2 0 से 2। तो कितने टका की कमी हो जाएगी? जाएगा खर्च 4% कम हो जाएगा। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। जिसने भी डी आंसर दिया बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट टाइम इस तरह का सवाल गलत नहीं होना चाहिए। और इस तरह के सवाल 101% बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा सवाल है, देखिए अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो जल्दी से आप इस सवाल को बना दोगे। x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या होगा? x बराबर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए। ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड। ऐसे ही ट्राई करते रहना है। ओके, देखो क्या है यहाँ पे, ये प्लस की संख्या प्लस की, तो इन सबको प्लस कर देंगे हम। कितना आ जाएगा? आप इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 4207 माइनस x बराबर कितना है? 3007। अब क्या करेंगे? हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस x को इधर ले जाओ और इसको यहाँ ले आओ। ठीक है, तो 4207 और ये इधर प्लस का, तो इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का 3007। और ये x इधर माइनस का, तो इधर से क्या हो जाएगा? प्लस का। अब इसमें से आप इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 0 0 2 और 1। तो x का मान कितना आ गया हमारा? 1200। तो जिसने भी डी आंसर दिया 1200 बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। 15 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, इस तरह का सवाल हमने पिछले पेपर में भी किया था। जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दबाजी के साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी, यानी आंसर सही भी होना चाहिए। ओके गुड, वेल ट्राई। चलो देखते हैं इसको किस तरह से। देखो पिछले सवाल में हमने देखा था m1 जो जितनी संख्या में 3 राशि दी हुई है, क्या m आदमी दिया हुआ है, घंटे दिए हुए हैं, आवर्स दिए हुए हैं, h1 ले लेते हैं, और दिन दिए हुए हैं, d1 दे लेते हैं। ठीक है, बराबर क्या होता है? m2 d2 और h2। ठीक है, अब m1 का मतलब पहले में आदमी कितने हुए हैं? 10 गुणा h1 मतलब पहले में घंटे कितने दिए हुए हैं? 6। d1 मतलब पहले में दिन कितने दिए हुए हैं? 18। m2 मतलब दूसरे में आदमी कितने हैं? 15। d2 का मतलब दूसरे में दिन कितने? 12। h2 में मतलब हमें ये पूछा है, तो यानी h2 की वैल्यू हमें पता करनी है, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अब h2 की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे? इस संख्या को हम इधर भेज देंगे। पहले गुणा मत करना है ऐसी संख्याओं में, बाद में करना काटने के बाद, नहीं फिर काटने में दिक्कत होगी। तो इसको ऐसे ही लिख लो आप, 10 गुणा 6 गुणा 18 और छेद में
15 गुना 12 इधर आ जाएगा, 15 गुना 12 और बराबर में क्या बच गया इधर H2, यानी हमें जो दूसरे जो स्टेटमेंट है उसमें कितने घंटे पूछे हैं H2। तो आप काट देंगे, देखो इसको काट सकते हो आराम से, 6 को 2 से, 6 दूनी 12, ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है। अब 3 का भाग दे दो, 3 तरी 9, 5 तरी 15, 3 का ऊपर दिया 3 का नीचे, अब 5 का ऊपर दे दो, 5 दूनी 10, देखो नीचे कुछ बचा है क्या, सब कट गया। ये जो है ना ऊपर है, ऊपर क्या बच गया हमारा 2 गुणा 3, कितना हो गया 2 गुणा 3 बच गया, तो यानी 6। तो आपका ये 6 घंटे में, यानी 15 आदमी अगर 6 घंटे रोज काम करेंगे तो वो 12 दिन में इसको पूरा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो जिस बच्चे का सी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर। अब देखो इसमें से कोई भी आपकी संख्या पूछ सकता है, मान लो यहाँ पे H2 पूछा, ये अब यहाँ पे D2 भी पूछ सकता, दिन पूछ सकता है, आदमी भी पूछ सकता है, या इसमें पहले में पूछ सकता है, सेकंड के तीनों दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस तरह के सवाल कर लेने हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो मिनट प्रति सेकंड में इसकी गति क्या होगी। अब ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, पिछले पेपरों में भी बताया था क्लियरली कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलना है। सिंपल सा सवाल है, जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड। करना कुछ भी नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हम मीटर प्रति सेकंड में आते हैं तो उसको हम क्या करते हैं भाई, बड़े से छोटे में आने के लिए 5/18 से गुणा। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे जाना है तो 18/5 से गुणा करेंगे, और किलोमीटर से नीचे आते 5/18 से हम इसको गुणा कर देंगे। 18 का इसमें भाग दोगे तो 6 बार चला जाएगा, यानी हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी आपका आंसर क्या है डी। तो जिसने भी डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट, जल्दी से समाधान कीजिए, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आने वाला है, जल्दी से ऐड कीजिए। बहुत आसान सवाल है, अगर इसको सही से लिख लोगे तो आराम से हो जाएगा, और अगर आगे पीछे लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं इसको। देखो ऐसे सवालों को बहुत आसान है, लेकिन मैं लिख बता देता हूँ। ये 4, फिर ये 4 और पॉइंट 4 हमें इधर से लिखते हैं, इस साइड से, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 4 और 4, और ये क्या लिखेंगे पॉइंट के देखो इधर तो इस साइड ऐसे चलते हैं और इधर ऐसे संख्याएं लिखते चलते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये लिख दिया हमने, ये लिख लेते हैं। यहाँ 4 आ गया, यहाँ 0 और 4 आ गया। अब ये यहाँ पे 4, फिर इधर 4 और इधर 4। अब इसको ऐड कर दो, जहाँ नहीं है वहाँ 0 0 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो जोड़ दो इसको आप जोड़ोगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और ये 4 8 पॉइंट, और 1 2 3 4 5 5 चौ कितना हो जाएगा 20, 4 4 8 और 2 10 0, 4 और 1 5 5088, यानी सी आंसर। तो जिसका भी सी आंसर था बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में APE को 369 लिखा जाता है तो बताइए PEA को उस भाषा में कैसा लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन छोटा दिखता है लेकिन इस कितना भी बड़ा सवाल हो उसका तरीका यही रहने वाला है। जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया। बहुत सिंपल है। देखो ए का मतलब ये कह रहा है 3, तो हम ए का मतलब क्या ले लेंगे 3। पी का मतलब ये कह रहा है 6, तो हम पी का मतलब क्या लेंगे 6। और ई का मतलब क्या कह रहा है ये, ई मतलब लास्ट में 9, तो हम लिख देंगे 9। 693 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना भी बड़ा हो आपको इसी तरह से मैच करना है कि पहले में क्या संबंध है दोनों में, वही अगला जो पूछा गया उसमें संबंध होगा। ओके, तो जिसका भी ये आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7589 माइनस अक्स बराबर ये है तो अक्स का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बेसिक फंडा यही है। अक्स का कितना भी बड़ा सवाल आ जाए, ये छोटे सवाल देने का मतलब यही है कि आप उनका बेसिक फंडा समझ जाओ कि किस तरह से उसका सॉल्यूशन होता है। उसके बाद कितना भी बड़ा होगा, अगले पेपरों में और हम क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे, बट मतलब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। अभी इसमें 3 स्टेप है, वो 4 4 5 5 स्टेप का भी क्वेश्चन ऐड करेंगे। ओके, गुड, बहुत बढ़िया।
देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू है तो x को इधर भेज देंगे और इसको हम इधर ले आएंगे। तो 7 5 8 9 और ये प्लस का इधर जाएगा 3 4 3 4 और बराबर ये x क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप इसमें आंसर निकाल लीजिए, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4155 आपका आंसर आ जाए। तो इसमें क्या है, बी। जिसका भी आंसर बी था 4155 बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आंसर दीजिए। 3556 और 344 का मैसेप है, महत्तम समापर्त निकालिए, जल्दी से निकालिए। ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं। देखो मैसेप है, लेसेप में हमने क्या किया था, संख्याओं को कॉमन लिया था और एक साथ उसको डिवाइड किया। मैसेप में क्या हम अलग अलग ले लेंगे, जैसे हम 3 5 5 6 को अलग लेके इसको इस तरह से बांट लेंगे। तो इसमें देखो हम भाग देंगे, सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे। 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1778 बार जाएगा। फिर हम 2 का भाग देते हैं। देखो 2 का भाग कैसे पता, 2 का ही दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट में कोई भी सम संख्या इसका मतलब उस संख्या में भाग जाएगा। ये भागाकार का नियम है, वो आपको पता होना चाहिए, पहले चैप्टर में हमने पढ़े थे, और जिसने भी नहीं देखा है जाके देख ले। ओके, फिर 2 का भाग चला जाएगा तो फिर इसका 2 का भाग देंगे, 8 8 9 बार जाएगा। अब देखो नहीं जा रहा, लास्ट में 3 का भी नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा, 7 का। आप देख सकते हो 3 4 5 6 जिसका भी पूरा भाग जाना चाहिए, 7 का भाग जाएगा, वो कितनी बार जाएगा, 127 बार। ठीक है, अब ये भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 गुणा 7 गुणा 127 लिख। ठीक है, अब इस 4 4 4 इसमें भी वैसे ही करेंगे। पहले हम 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1722। फिर देखो लास्ट में 2 है तो 2 का भाग जाएंगे, कितनी बार जाएगा, 861। अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 287। फिर देखो 7 बार है लास्ट में तो 7 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 91। अब नहीं जाएगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 91 लिख दो। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो ये 2 और 2, ये और 2 कॉमन है तो हम इसको अलग लिख लेंगे। 2 गुणा 2, 3 है क्या, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसको इसमें ले लेंगे। 7 इसमें है लेकिन इसमें है, एक बार 7। जितनी संख्या जितनी बार है वो उतनी बार लिखनी है, दोनों में कॉमन होनी चाहिए। 7 एक बार है, इधर भी एक बार है तो गुणा 7, बाकी कोई कॉमन नहीं है तो इसको गुणा कर दो। 7 दूनी 14, 14 दूना 28। ये आपका क्या हो गया, मैसेप हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैसेप पे कैसे निकालना है। मैसेप पे में वह छोटी से छोटी संख्या जिस संख्या का इन दोनों संख्या में भाग जाता है, तो 28 का इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा। और लेसेप इसका उल्टा होता है, इन जिनका आपको लेसेप संख्या पूछा है उन संख्याओं का उस लेसेप में भाग जाना चाहिए, और मैसेप में उल्टा है, जिसका जो मैसेप है उसका उन संख्याओं में भाग जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत जल्दी, ये तो 2 सेकंड में देने वाला आंसर है, जल्दी से दीजिए। ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। ओके, तो देखो विभाजिता का नियम जिसने पढ़ा है वो तुरंत आंसर दे देगा, अदरवाइज तो जिसने नहीं पढ़ा वो क्या करेगा, 3 5 7 1 8 लिखेगा, उसमें 4 का भाग देगा, नहीं जा रहा, फिर इसमें लिखेगा, इस तरह से करेगा। ऐसा नहीं करना। 4 क्या कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के दो अक्षर में अगर 4 का भाग जा रहा है इसका मतलब उस संख्या में जाएगा, या फिर लास्ट में अगर 0 है तो जाएगा। तो 0 0 किसी में नहीं है, एक ही 0 है, 2 0 नहीं है। ठीक है, लास्ट में इसमें जाता है क्या, नहीं जाता, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाता है क्या, जाता नहीं जाएगा, इसमें जाता है क्या, यहाँ पे 1 है, ये गलती से ऑप्शन 2 हो गए। इसका मतलब ये है कि ये संख्या आपकी है, तो इसका मतलब लास्ट की 2 संख्या देखो, 4 जाता है क्या, खड़िया, जिसको याद है वो आंसर सही देगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी खड़िया याद नहीं है, मैंने पहले ही बोला था खड़िया याद कर लो, कैलकुलेशन गणना करने में बहुत आसान रहेंगे।
9 बार जाता है इसमें, इसका मतलब इस संख्या में आपका भाग जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन की मिस्टेक थी। अगर ऐसा है तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। आपको ये पता करना है 4 का विभाज्यता का नियम, या लास्ट में 0 0 या लास्ट की 2 संख्या में अगर भाग जा रहा है 4 का मतलब, इसका मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट के 2 इकाई और दाई में भाग जा रहा है, इसका मतलब वो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 3/5 का 60% 36 है तो वह संख्या क्या होगी? बहुत आसान सवाल है, सवाल को समझने की कोशिश करें, वो क्या कह रहा है वो लिखते जाएं, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे जल्दी से। ओके, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर है। ये क्या कह रही थी, किसी संख्या का 3/5, यानी मान लिया कि हमने वो संख्या क्या है x, और उसका क्या 3 का मतलब गुणा 3/5 का मतलब गुणा और 60%, 60% मतलब टका हटाते हैं हम क्या लिख देते हैं 100, और उसका उसके बराबर कितना है 36। तो वो संख्या ज्ञात करनी है, यानी x का मान ज्ञात करना। यही हुआ, जो बोला मैंने वही लिखा, वही आप लिखते जाइए, आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x को इधर रखना है। ठीक है, तो देखो 1 0 से 1 0 काट सकते हो आप। ठीक है, अब x को हम यहाँ रखेंगे, बाहर उस साइड कितना है 36। अब ये देखो, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा उल्टा हो जाएगा, 5/3 जाएगा, 10/6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हो आराम से। ठीक है, काट दीजिए इस संख्या को, जल्दी से काटने की कोशिश कीजिए। देखो 6 का भाग यहाँ जा रहा है, 6 6 36, और यहाँ पे आप ले सकते हो 3 दूनी 6। ठीक है, अब कितना आ गया, 5 दूनी 10, और 10 से 10 गुणा गया 100। तो आपका आंसर क्या आ गया, x बराबर, यानी वो संख्या कितनी है 100, यानी जिसका भी बी आंसर था बिल्कुल सही आंसर है। तो जैसे मैंने बताया आपको, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे लिखो, आराम से आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का मैसेप 12 है तथा इन संख्याओं का अनुपात अगर ये है तो ये संख्या क्या है? जल्दी से बताइए। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको मैसेप और लेसेप अच्छे से बताया था, अगर वो बात आपको समझ में आ गई तो ये 1 सेकंड का सवाल है। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके गुड, बहुत बढ़िया। हमने पिछले सवाल में क्या देखा था, देखते हैं सही आंसर किसका है। कि मैसेप का मतलब क्या होता है, वो संख्या उन संख्याओं की कॉमन होती है। इसका मतलब हमने देखा था कि किसी भी अनुपात को अगर छोटा करना है तो हम उस समान संख्या से, यानी उन तीनों की कॉमन का भाग दे देते हैं, और अगर उस अनुपात को बड़ा करना है तो कॉमन संख्या से गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास कॉमन संख्या क्या है 12। अब इसको बड़ा करेंगे तो क्या, इसको 12 से सबको गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 को गुणा करो तो 12, 2 को करो तो 24, और 3 को करो तो 12 36। अब इनमें वापस भाग देंगे तो ये अनुपात आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12, 24 और 36। है ना आसान बिल्कुल। तो जिसका भी सी आंसर था बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार कर लेती है, पार करती है, तो उस पुल की लंबाई क्या होगी? बहुत आसान सवाल है, इसको देख के डरना नहीं है। आप उसको, ये क्या कह रहा है उसको लिखते जाइए आराम से। आपको ये पता करना है दिया हुआ क्या है और पूछा क्या है। इतना आपने पता कर लिया, 80% वही सवाल हो गया। जल्दी से आंसर दीजिए। वेल डन, बहुत बच्चों ने सही आंसर दे रहे हैं। ओके गुड, चलो देखते हैं। देखो भाई, ये क्या कह रहा है, 130 मीटर लंबी गाड़ी और एक पुल को पार करती है। तो यहाँ पे हमारे पास, जैसे मान लो ये पुल है, ये पुल है, और यहाँ से रेलगाड़ी आ रही है। अब रेलगाड़ी पार कब होगी, जब यहाँ पहुँच जाएगी, ये लास्ट नाका यहाँ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से शुरू होगी इसकी लंबाई और यहाँ तक होगी। तो मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, तो हमारी जो लंबाई यानी दूरी कितनी होगी, ए प्लस बी होगी। अगर हम दूरी की बात करें यहाँ पे तो ए प्लस बी होगी। तो ए तो हमारे पास है रेल की 130 मीटर, और बी हमें पता नहीं है पुल की लंबाई, और वही हमसे पूछ रहा है, तो बी हमें पता नहीं है। तो हमें दूरी मिल गई भाई कि ये दूरी दिया हुआ है। दूसरी क्या चीज़ दी हुई है कि चाल दी हुई है। क्या दी हुई है, चाल दी हुई है, कितना, 90 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। अब देखो हमारे पास दूरी मीटर में है और ये किलोमीटर में है।
और आंसर भी मीटर में, तो हम इसको बदल देंगे। हम भी बताया था हमने, किलोमीटर प्रति घंटे से बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 18 का 90 में भाग दो, कितने बार, 18×5 = 90, तो कितना आ जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास चाल कितनी आ गई भाई, 25 मीटर प्रति सेकंड आ गई। ठीक है, और दूसरा क्या है, समय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, समय बराबर क्या दिया हुआ है, 21 सेकंड। अब हम जानते हैं कि भाई चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो चाल बराबर क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। दूरी बराबर क्या है, 130 प्लस b, यही दिया हुआ है। और छेद में समय बराबर कितना दिया हुआ है, 21। तो हमें b का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, यही तो हमें निकालना है। चलो यहाँ लिखा लेते हैं। इधर हमारा 25 था, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा देख लेना। इधर 25 है और ये 21 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो गुणा 21 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 130 प्लस b हो जाएगा। अब 25 को आप 21 से गुणा कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 525 हो जाएगा। ठीक है, और ये 130 इधर आएगा, तो इधर प्लस से इधर क्या हो जाएगा, -130 हो जाएगा, बराबर कितना है, b है। अब आप 130 को माइनस कर दीजिए 525 से, तो कितना आ जाएगा, 395। तो b बराबर कितना आ गया, 395। और b हमारा क्या है, हमने क्या माना था, पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई कितनी होगी हमारी, 395 मीटर। तो कहाँ है 395 मीटर, डी। तो जिस बच्चे का डी आंसर था बिल्कुल सही है। तो ऐसे सवालों को आप इस तरह से लिख के कि हमें दिया हुआ क्या है, पूछा क्या गया है और उसका सूत्र क्या है, उस सूत्र में जो जो दिया है वो रख दो, नहीं दिया है उसको वैसे रख दो, और लास्ट में इस तरह का समीकरण आ जाएगा। संख्याओं को एक तरफ और जो नहीं दिया उसको एक तरफ करके, फिर जो भी काटना पीटना करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ गलती कहाँ कहाँ होती है, सबसे पहले तो बच्चे क्या चाल को इसी में रख लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में, बदलते नहीं है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, आंसर आपकी सारी जो राशियाँ वो एक ही पद्धति में होनी चाहिए। अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में हो, ऐसा नहीं कि ये चाल तो किलोमीटर में है और ये मीटर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब हमारा सवाल शुरू होता है जनरल साइंस के। ये थे हमारे गणित के सवाल। जनरल साइंस का पहला सवाल क्या कहता है आपको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए डायनामो, बी इन्वर्टर, सी यूपीएस और डी मोटर। जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, वेल डन, गुड। देखो बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, जो भी कल पुर्जे किसी भी मशीन के आपको चलते फिरते दिख रहे हैं वो सब ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा जो आपकी है, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी जो आपकी है वो है जो भी, जैसे मान लो कि पंखा चल रहा है, ये एक यांत्रिक ऊर्जा है, उदाहरण है। कोई मशीन आपकी चलती हुई दिख रही है, वो है यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण। तो अब यांत्रिक ऊर्जा, इनमें से आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो आपका सही आंसर है डायनेमो। डायनेमो आपने देखा होगा गाड़ी में लगा हुआ होता है, और गाड़ी जब चलती है तभी हमारी बैटरी चार्ज होती है। बहुत दिनों तक गाड़ी खड़ी रह जाती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसका मतलब बैटरी चार्ज नहीं हो रही, यानी गाड़ी के पहिए कलपुर्जे घूमने से ही उसको ऊर्जा मिलती है, और वो उसको बदल देता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। इन्वर्टर क्या करता है भाई, इन्वर्टर घर में जो होता है वो इन्वर्टर क्या करता है, पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, फिर वापस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना, इन्वर्टर विद्युत ऊर्जा को आपको बदल कर वापस, रासायनिक ऊर्जा को बदल के आपको किस में देता है, विद्युत ऊर्जा में वापस देता है। क्योंकि इन्वर्टर के जो बैटरियां, इन्वर्टर जो आपने घर में देखा होगा, पूरा जो सिस्टम लगा हुआ होता है, ठीक है, तो पहले विद्युत ऊर्जा उसको देते हो, वो कन्वर्ट होती है रासायनिक ऊर्जा में, बैटरी में संचित हो जाती है, और फिर वो बैटरी से कन्वर्ट होकर वापस किस में आ जाती है, विद्युत ऊर्जा में। यूपीएस क्या करता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो कंप्यूटर से पहले लगती है, वो उसे कहते हैं हम यूपीएस। ठीक है, तो यूपीएस क्या काम करता है, यूपीएस भी आपका जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है।
ठीक है, बैटरी उसमें लगी होती है, उस बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा, और वो उसको उसमें बदलता है। और उसमें जो लगे हुए कन्वर्टर है वो रासायनिक विद्युत ऊर्जा को किस में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यानी हम उस मोटर को चलाने के लिए कौन सी ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा। और वो यांत्रिक ऊर्जा में अब वो मोटर किसी भी हो सकती है, पंखा घुमाने के काम में आ सकती है, पानी निकालने के काम में आ सकती है, कुएं से, ट्यूबवेल से, तो वो सब क्या है, यांत्रिक ऊर्जा का ही उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22, पीलिया किस अंग का रोग है, जल्दी से आंसर दीजिए। ओके गुड, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर है यकृत, जिसको हम लीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर भी कहते हैं, या जिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिगर या कलेजा, ये सब किसका नाम है, यकृत, लीवर का ही काम है। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर के पित्त की मात्रा, यानी रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे आंखों में हल्का पीलापन हो जाता है। ठीक है, उस समय क्या होता है, एक बिलुर्बिन एक पदार्थ होता है, बिलुर्बिन पदार्थ, यानी एक पीले रंग का पदार्थ है, उसकी मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें पीलिया हो जाता है, और ये लीवर को इफेक्ट करता है। लीवर बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिससे पेट में दर्द हो सकता है, जी मचलन जैसा होता है, खाना पचता नहीं है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये इफेक्ट कर देता है। तो आपका पीलिया किस अंग में होता है, तो आंसर है यकृत, या कई बार लीवर लिखा हुआ भी आ जाता है, या जिगर लिखा हुआ भी आ जाता है, तो ये आपका सही आंसर है। ओके, जिस बच्चे का ए आंसर था बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, ओके वेल डन, गुड। सही आंसर है संलयन अभिक्रिया। आपकी हाइड्रोजन संलयन अभिक्रिया जो है वो सूर्य की ऊर्जा का एक स्रोत है। संलयन अभिक्रिया और विखंडन अभिक्रिया क्या होती है, संलयन अभिक्रिया में एक बड़ा छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उस दौरान एक अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा पैदा होती है। और विखंडन में होता है उल्टा, एक बड़ा नाभिक टूट के छोटे छोटे हाइड्रोजनिक समस्थानिकों में टूट जाता है, जिससे अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो जिसका भी बी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, वाट किसकी इकाई है, बिल्कुल सही। जिसने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है, वाट शक्ति की इकाई है। और ओम किसकी है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, प्रतिरोध की, और विभवांतर से आप क्या मानते हो, मापते हो वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, जब किसी घड़ी में चाबी भरी जाती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जल्दी से आंसर दीजिए 25 का। ओके गुड, बहुत बढ़िया। तो 25 का आंसर है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी भी पदार्थ की स्थिर अवस्था के कारण उसमें संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं हम, स्थित ऊर्जा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। और एक होती है गतिज ऊर्जा, किसी भी वस्तु की गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को कहते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। और स्थितिज ऊर्जा का कई बार एग्जाम में सूत्र पूछ लिया जाता है, वो होता है mgh। m उसका द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण जिसका वैल्यू क्या होता है 9, और h उसकी हाइट। जैसे एक उदाहरण और भी होता है कि बांध बनाकर रोके गए पानी में भी कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कई बार पूछते हैं, 1/2 mv², यानी v उसका वेग है, m उसका द्रव्यमान है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है, 26 का जल्दी से आंसर दीजिए। विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है। ओके गुड, बहुत बढ़िया। ओके वेल डन। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत घंटी क्या होती है, एक ऐसे विद्युत की कोयल बनी हुई होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने से, और यहाँ पे एक डंडा लगा के यहाँ घंटी लगा दी जाती है। ठीक है, तो ये जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के ये जो लोहे की छड़ है वो चुंबकती है, फिर निकल जाती है, चुंबकती फिर लगती है। तो ये यहाँ से आगे पीछे हिलती है, तो ये घंटी पे हैमर पड़ता है, यानी ये चोट पड़ती है और ये बजती है। तो ये विद्युत चुंबकीय जो
चुंबक है, विद्युत चुंबक है, इसी के कारण ये घंटी बजती है। तो आपका विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है 27, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? जल्दी से आंसर दीजिए 27 का। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुड। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान का मान आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। जिसने भी सी आंसर दिया बिल्कुल सही है, और जिसने गलत दिया उसको अपने आप को करेक्ट करें। 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। कई बार यहाँ पे किलोग्राम, उस कंडीशन में फिर क्या होगा, ये 3 बढ़ जाएगी, तो -28 की जगह कितना हो जाएगा, -31। लेकिन ये ध्यान रखें किलोग्राम है तो -31, ग्राम में आ जाएगा तो -28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड। ओके, जिसका भी आंसर अंतरिक्ष अनुसंधान है बिल्कुल सही है, बी आंसर बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। जल्दी जल्दी देखेंगे आगे क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सा कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, वेल डन, जिसका भी डी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है, NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको दाहक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। कास्टिक सोडा के साथ साथ दाहक सोडा भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिल्वीकल्चर किस विज्ञान की शाखा है? जल्दी से आंसर दीजिए। सिल्वीकल्चर किस विज्ञान की शाखा है? ओके, वेल डन, गुड। जिसने भी बी आंसर दिया बिल्कुल सही है, वानिकी। वानिकी मतलब कौन सी है? वनों की खेती, यानी जहाँ वन के जो पौधे होते हैं, कृषि के साथ साथ वो पौधों का रोपण भी होता है, उसको कहते हैं वानिकी। तो सिल्वीकल्चर आपका वानिकी यानी वन्य खेती से संबंधित है। नेक्स्ट है मरीचिका, यानी प्रकाशीय दृष्टि भ्रम होने का मुख्य कारण क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया। जिसका भी बी आंसर है, मतलब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप सभी को पता ही होगा। अपवर्तन यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, वो है अपवर्तन। और जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे आती है तो उसकी सतह से लौट के पुनः चली जाती है, उसको कहते हैं परावर्तन, ठीक है। और जैसे दो माध्यम है और प्रकाश की किरण का आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है इस कंडीशन में आ जाता है कि ये पूरी की पूरी किरण वापस इसी माध्यम में लौट जाती है, इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो वही घटना होती है, आपने देखा होगा ये दोनों जगह होती है। रेगिस्तान और जो ठंडे प्रदेश है, दूर से ऐसा लगता है कि यहाँ पे पानी है, लेकिन होता नहीं है। वो आपका एक प्रकाशीय दृष्टि भ्रम है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होता है। OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल, आपने रोड के किनारे पे देखा होगा, ऐसे ऐसे गड्ढे पीले पत्थर हैं जिस पे लिखा होता है OFC, यानी हमारे जितने भी आजकल जो टावर या जो मोबाइल के कनेक्शन के एक्सचेंज है वो OFC के थ्रू ही जोड़े गए हैं। उनमें एक शीशे की ऐसे पतली वायर जाती है और ऊपर एक पीले रंग का कवर रहता है, तो वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं 32, अशुद्ध रक्त कहा जाता है, सॉरी कहाँ जाता है, कहाँ नहीं, यानी जो अशुद्ध रक्त है हमारा शरीर वो कहाँ बहता है, यानी धमनी, सीरा, गुर्दा या फेफड़े, किन में अशुद्ध रक्त बहता है? जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, गुड, बहुत बढ़िया। अशुद्ध रक्त जो हमारा है वो कहाँ बहता है? सीरा में। सीरा और धमनी, सीरा और धमनी क्या है? वो नलिकाएं जो दो तरह की, दो नलिका है, सीरा और धमनी। जो सीरा क्या करती है, जो हमारा हार्ट है
उसमें रक्त को लेकर आने का काम करती है, उनको कहते हैं शिरा, जिनमें अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। और धमनी क्या करती है, वो हमारी वो नलिकाएं जो हार्ट से शुद्धिकरण के बाद जो रक्त है वो बॉडी के सभी पार्टों तक पहुंचाने का काम कौन सी नलिकाएं करती है, धमनियां। तो धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, शिरा में अशुद्ध रक्त होता है। तो जिसका बी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 33, निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रा है, यानी इनमें से आपको सदिश देखना। सदिश और अदिश दो शब्द आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे। सदिश मतलब दिशा के साथ, यानी वो भौतिक राशियां जिनके परिमाण के साथ क्या होती है, दिशा, वो सदिश कहलाती है। और जिनके परिमाण या मात्रा के साथ दिशा नहीं होती वो अदिश राशियां कहलाती हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए। वेल डन, बहुत बढ़िया। इनमें सदिश राशि जो है वो है वेग, ठीक है। किसी निश्चित दिशा में निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। बाकी ये तीनों अदिश राशियां हैं, वेग एक सदिश राशि है। जिसने भी आंसर डी दिया है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 34, पानी का क्वथनांक कितना बिंदु या कितना है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो किसी भी पदार्थ का वो पॉइंट जहां से वो भाप में बदलना शुरू हो जाता है, क्वथनांक। और जहां से जमना शुरू हो जाता है वो हिमांक, और जहां से गलना शुरू हो जाता है वापस वो गलनांक बिंदु होता है। किसी भी पदार्थ का हिमांक और गलनांक बिंदु एक ही होता है। ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया। जिसने भी आंसर 100 डिग्री सेल्सियस दिया है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का तार किसका बना होता है, किस धातु का बना होता है, जल्दी से आंसर दीजिए। 35 का, ओके वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड। टंगस्टन धातु का, डी आंसर बिल्कुल सही है। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है, गुड। 36 है, आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए। आर्द्रता यानी आपकी जो ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुतों ने सही आंसर दिया, हाइग्रोमीटर। बी आंसर जिसने दिया बिल्कुल सही आंसर है। हाइड्रोमीटर पूछ लिया जाता है कई बार। हाइड्रोमीटर क्या करता है, हमारा द्रव्य का घनत्व मापने का काम, द्रव्य का घनत्व है, ये भी आप साथ में याद रखें। बैरोमीटर कल ही हमने बताया था पिछले पेपर में, वायुमंडलीय दाब, दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल। और किस में मापते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कल के पेपर में हमने दिया था, परसों जो पेपर हुआ था उसमें दिया था ये सवाल। ओके, फेदोमीटर से क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई या सागर, समुद्र का, तो आप समुद्र की गहराई मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, फेदोमीटर का। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश में कानून बनाने वाली संस्था क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, सही आंसर दिया है बहुत से बच्चों ने, बिल्कुल सही आंसर ए, संसद। संसद जो हमारे देश का कानून बनाती है। संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से, एक हमारा लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ये चीज़ आप ध्यान रखें। कोई भी कानून पहले दोनों, ये जो सदन है हमारा उच्च सदन, जिसको राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन, और लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। देखो राज्य बड़ा होता है इसलिए ऊंचा है उच्च सदन, और लोकसभा लोक छोटे होते हैं इसलिए लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा, राज्य कभी भंग नहीं होता इसलिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, और लोकसभा भंग होती है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। ओके, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र की ज़रूरत होती है। ओके, तो जिसका भी आंसर ए था बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, कांग्रेस से अलग होकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इनमें से किस पार्टी की स्थापना की थी, जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, बिल्कुल सही आंसर, बहुत से बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। बी इसका सही आंसर, फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया वीनस फ्रीडम के लेखक कौन है, जल्दी से आंसर दीजिए 39 का। ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड। अबुल कलाम आजाद।
ये अब्दुल नहीं है, अबुल है। तो इंडिया विनर्स फ्रीडम की रचना किसने की थी, इसके लेखक कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। जिसने भी डी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनमें से कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया, सही आंसर है भारत रत्न। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को। आप कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लिखेंगे कि सबसे पहला भारत रत्न किसे मिला था। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगले वीडियो में बताऊंगा किस किस ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, गुड, बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है सरस्वती जो सम्मान है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो भी साहित्य के क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान देता है उसको इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो जिसका बी आंसर है बिल्कुल सही है, जिसने गलत किया वो सही कर ले। नेक्स्ट 42, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? जल्दी से आंसर दीजिए 42 का। ओके, इसका सही आंसर है, जिसने भी बी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, 1896 में वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, क्या है? राष्ट्रीय गीत है। इसकी रचना किसने करी थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये भी आप ध्यान रखें। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था आनंद मठ, उसमें इन्होंने इस गीत को लिखा था। ठीक है, तो ये भी आप साथ में ध्यान रखें, इनसे भी सवाल एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। जिसने भी सी आंसर दिया है बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया है। कुआलालंपुर कहाँ की राजधानी है? मलेशिया की। ये भी आप ध्यान रखें। मलेशिया की अगर हम मुद्रा की बात करें तो मलेशिया की जो मुद्रा है वो है मलेशियन रिगिट। क्या है? मलेशियन रिगिट। ये भी आपके मुद्रा या राजधानी से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इंडोनेशियाई क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। इंडोनेशियाई रुपया है इंडोनेशिया की। और सुमात्रा और बाली इंडोनेशिया के ही द्वीप हैं। क्या हैं? द्वीप, यानी टापू हैं ये सुमात्रा और बाली इंडोनेशिया में। तो ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड। इसका सही आंसर है सी। जिसने भी सी आंसर दिया है 65 वर्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 65 साल है। नेक्स्ट, अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित है? जल्दी से आंसर दीजिए 45 का। ओके, इसका सही आंसर है बी, बैडमिंटन से संबंधित है। जिसने भी बी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पर्वतीय शहर दार्जिलिंग किस राज्य में है? जल्दी से आंसर दीजिए। वेल डन, बहुत बढ़िया, डी आंसर बिल्कुल सही है इसका, पश्चिम बंगाल। तो जो दार्जिलिंग शहर है, दार्जिलिंग की चाय बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है। शहर कहाँ है वो? पश्चिम बंगाल में। अभी फिलहाल ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए थे और वापस ममता बनर्जी की सरकार बन गई है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो कौन सी पार्टी की है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नहीं पता है तो जाके सर्च करना है, पूछना है, तो आपको अच्छे से याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक द्वारा अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। इसका अंतिम युद्ध 261 BC में लड़ा गया था।
तो जिसका भी आंसर सी आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? गुड, बहुत बढ़िया। तो 7 अप्रैल जिसका आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं 1 अप्रैल सभी को पता होगा, अप्रैल फूल मनाया जाता है। अप्रैल फूल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। 1 मई को कौन सा? विश्व मजदूर दिवस। विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को गुजरात का गठन भी 1 मई को हुआ था। गुजरात का गठन भी 1 मई को हुआ था। और मराठी में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र दिवस। आपको पता होगा कि पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक ही रियासत हुआ करते थे, उसके बाद भाषाई आधार पर इनको अलग कर दिया गया। और 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो ये भी आप साथ में याद रखें। इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें साथ साथ याद होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया गेट किस जगह पर है? सभी को पता होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। ओके गुड, बहुत बढ़िया। इंडिया गेट कहाँ है भाई? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। ये कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इस तरह के कन्फ्यूजन वाले सवाल एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अभी आपने देखा होगा गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में अभी जो तूफान आया था, कौन सा? ताउते तूफान। और अभी बांग्लादेश साइड में तूफान आ रहा है, वो कौन सा तूफान है उसका नाम सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जल्दी से आंसर दीजिए। ओके वेल डन, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है बच्चों? वुलर झील जो श्रीनगर में है, J&K। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ है भाई? उड़ीसा, जहाँ नेवी की ट्रेनिंग होती है। गोविंद सागर कहाँ है? हमारी हिमाचल प्रदेश में। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप सभी बच्चों को अच्छा लगा और अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से प्ले करके आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये प्रैक्टिस आपको बहुत बहुत फ़ायदा देने वाली है। और इन सभी पेपरों में हम 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले सालों में पूछे गए सवाल हैं, वो हम इसमें ऐड करते हैं। तो अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदा देने वाली है और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ कोई भी सवाल आप एग्ज़ाम में नहीं छोड़ के आओगे, ये मेरा दावा है, अगर आप अच्छे से इसमें तैयारी करते हो तो मैं आशा करता हूँ कि अगले जो लाइव सेशन आएगा कल शाम को 4 बजे, कल संडे है, कल संडे को कोई लेक्चर नहीं रहेगा। संडे को आपको रिवीजन करना है, अपना सारा रिवीजन करोगे और मंडे अगेन वापस 4 बजे लाइव आएंगे। तो डेली शाम को 4 बजे जितने भी बच्चे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे लाइव आएँ और इस लेक्चर सीरीज का फ़ायदा उठाएं। तो आई होप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने तैयारी को अच्छे से जारी रखिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।